नमस्कार, स्वागत है आपका। आज आपसे बात करूंगा मैं राजनीति की और समकालीन राजनीति के संदर्भों में। और इस संदर्भ में मैं आप तक एक सूचना पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। एक विश्वविद्यालय में हो रहा है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कह लें या सेमिनार कह लें, जिसमें आपको ऑनलाइन पेपर प्रस्तुति करने का मौका भी मिलेगा, अपना प्रपत्र भेजने का भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ इस वेब सेमिनार को या ई सेमिनार को आप अटेंड भी कर सकते हैं। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जिस भी फील्ड से हों, यदि आप विषय में रखते हैं इंटरेस्ट तो करिए रजिस्ट्रेशन और भेजिए अपना प्रपत्र। कब तक भेजना है प्रपत्र, क्या है प्रपत्र के विषय, यानी कि क्या है पेपर के विषय और किस विशेष थीम को लेकर, किस विशेष पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर हो रही है राष्ट्रीय 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस सभी के विषय में बताऊंगा आपको। उससे पहले अपील कि वीडियो पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो ज़रूर दें। कंटेंट पर प्रतिक्रिया दें, विषय पर, टॉपिक्स पर, संस्थान पर और वक्ताओं के विषय में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस बार मैं टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़, 27 और 28 जुलाई 2020 को होने जा रही है यह कॉन्फ्रेंस। 27 और 28 जुलाई को होने जा रही है यह कॉन्फ्रेंस और आप इसे फेसबुक और जूम ऐप पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने पेपर को भी भेजेंगे। किस पे भेजना है, कैसे भेजना है, पेपर का फॉर्मेट क्या है, क्या उसके नियम हैं, वह सभी बताऊंगा। 27 और 28 जून को भेजना है आपको अपने 27 और 28 जुलाई को हो रही है कॉन्फ्रेंस। 18 जुलाई अर्थात कल 24 घंटे बाद 18 जुलाई तक आपको अपने जो पेपर भेजेंगे उसका शोध सार 300 शब्दों में भेज देना है। जी हाँ, 300 शब्द ज़्यादा नहीं होते हैं, एक दिन में 300 शब्द लिख सकते हैं, जो मैं आपको विषय बताऊंगा। और 18 के बाद 2 दिन और ऐड कर दीजिए, अर्थात 20 जुलाई तक आपको अपना संपूर्ण पेपर लिखकर भेज देना है। इसकी शब्द सीमा है 3000 से लेकर 5000 शब्दों के बीच में। 5000 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए संपूर्ण पेपर, और उसका शोध सार आपको भेजना है 18 जुलाई को 300 शब्दों तक। इस बात का ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई तक एब्स्ट्रैक्ट भेजना है, 20 जुलाई तक फुल पेपर भेजना है और 27 और 28 को है ये कॉन्फ्रेंस। और आपका पेपर स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है उसकी सूचना आपको आपके द्वारा दिए गए ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जरूरी लिंक आपको दे दिए हैं, फ़ोन नंबर दे दिए हैं, ईमेल आईडी दे दी है, रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है। अब बात करते हैं सीधे संस्थान, टॉपिक और सब टॉपिक्स के विषय में। सबसे पहली बात, संस्थान का नाम और कहाँ है। बिहार में है मोतिहारी। मोतिहारी में है केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित हो रही है ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, राष्ट्रीय संगोष्ठी कह लीजिए या राष्ट्रीय सेमिनार कह लीजिए। एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस पेपर प्रस्तुति के बाद और एक संस्थान ने ये भी नियम बनाया है कि जिन बच्चों का पेपर सिलेक्ट होगा, प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, उन सभी का पेपर एक किताब के फॉर्म में ISSBN नंबर के साथ पुस्तक में प्रकाशित भी होगा। उसके लिए संस्थान ने कुछ मानदंड तय किया है, कुछ राशि रखी गई है, तो उसकी भी सूचना कितनी राशि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में लिख दी है, अकाउंट नंबर के साथ लिख दी है। जिसको लगता है पेपर भेजना चाहिए, जिसको लगता है राशि देनी चाहिए, जिसको लगता है अटेंड करना चाहिए और जिन जिन को लगता है कि विषय उनके शोध से संबंधित है, विषय उनके करियर से संबंधित है और विषय उनको भविष्य में एक नई दिशा और दशा को प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है, तो इस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर करें अटेंड। और वीडियो को इसीलिए शेयर करें कि सूचनाएँ सही समय पर सही व्यक्तियों तक पहुँचाना ही मेरा और मेरे चैनल का उद्देश्य है और यही उम्मीद मैं अपने श्रोताओं से करता हूँ। अब सीधा मैं आता हूँ विषयों पर कि किन किन उप विषयों पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि थीम क्या है, यानी कि आपका पेपर किसके आसपास होगा, उसका एक पर्टिकुलर थीम होता है। तो इसका विषय रखा गया है कंटेम्प्रेरी पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, भारतीय समकालीन राज्य व्यवस्था और अभिशासन। अभिशासन को पॉलिटी या पॉलिसी को नीति कह सकते हैं और अभिशासन को पॉलिटी शब्द से या कंटेम्प्रेरी पॉलिटी शब्द से विभूत किया गया है संस्थान के द्वारा। अब सीधा आता हूँ विषयों पर। पहला विषय है भारतीय संविधान में शासन, भारतीय संविधान शासन में प्रासंगिकता और महत्व की विशेषताएं।
यानी कि भारतीय संविधान जो है हमारा, उसके शासन की क्या प्रासंगिकता है और क्या उसका महत्व है वर्तमान समय में, इस समसामयिक दुनिया में, उसको लेकर आप अपने पेपर को भेजेंगे। दूसरा विषय है नौकरशाही समावेशी प्रतिनिधित्व की मांग। नौकरशाही समावेशी प्रतिनिधित्व की मांग। नेक्स्ट विषय है केंद्र राज्य संबंध प्रवासी मुद्दे, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो आपसी संबंध है उनको लेकर प्रवासी मुद्दों की क्या नीति, क्या राजनीति, क्या रणनीतियां हैं, इन सभी के इर्द गिर्द आपको अपने पेपर को लिखना है, बुनना है और भेज देना है दिए गए ईमेल आईडी पर। नेक्स्ट विषय है भारत में शासन के लिए उभरते सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां। इसको उभरती कर लीजिएगा कि भारत में शासन के लिए उभरती राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां। नेक्स्ट विषय है भारत में समाज कल्याण, वर्तमान ज़रूरतें और भविष्य के दृष्टिकोण। विषय फिर से बताता हूँ, बेहद इंटरेस्टिंग विषय है। यह है भारत में समाज कल्याण, यानी कि जिसे बोलते हैं वेलफेयर, समाज कल्याण वर्तमान यानी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या उसकी यूज़ है, क्या उसका प्रयोग है, क्या उसकी ज़रूरत है, और भविष्य में क्या दृष्टिकोण हो सकता है भविष्य के दृष्टिकोण से, उसको लिखना है आपको। इन सभी विषयों की सूची में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। गठबंधन सरकार उभरते रुझान। गठबंधन सरकार उभरते रुझान, यह है विषय, क्योंकि जब देश में 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए या फिर 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए, आपने देश दुनिया के साथ साथ भारत में भी गठबंधन की राजनीति देखी होगी। उसके प्रभाव और उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव को देखा होगा। यानी कि गठबंधन सरकारों के क्या कठिनाइयां हैं, क्या उसके लाभ हैं, भविष्य के लिए क्या लाभदायक हैं या हानिकारक है, इन सभी विषयों के इर्द गिर्द आपको अपने विषय को लिखना है और प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट विषय है नैतिक शासन और नागरिक चार्टरों की भूमिका। चार्टर शब्द कहीं ना कहीं इतिहास और राजनीति विज्ञान से संबंधित ही है मूल रूप से। चाहे 1883 के चार्टर एक्ट की बात करें या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट की बात करें या 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें, जो इतिहास या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सिविक्स या सोशलॉजी के विद्यार्थी हैं, वे शब्द से होंगे परिचित। चार्टर कि चार्टर एक प्रकार का आदेश पत्र होता था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हर 10 साल के अंतराल पर लाया जाता था, और उसी के तहत कुछ नियम और कुछ कानून बनाए जाते थे 1856 से पहले। 1856 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटकर कहीं ना कहीं सीधा ब्रिटिश के हाथ में आ गया, तो 1856 के बाद से चार्टर की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई थी। लगभग कह रहा हूँ, संपूर्ण रूप से नहीं, इसीलिए इस चार्टर शब्द पर मैं इतना गौर दे रहा हूँ। विषय फिर से पढ़ देता हूँ, नैतिक शासन और नागरिक चार्टरों की भूमिका। नागरिक चार्टरों की भूमिका को आम भाषा में कह सकते हैं कि जो नैतिक शासन चलाने के लिए कुछ नियमों, कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है, उसकी क्या भूमिका है, आपको ये करना है स्पष्ट। अगला विषय है इस वेब गोष्ठी का, भारत में समावेशी शासन के लिए मुद्दे और चुनौतियाँ। जब हम समावेशी शासन की बात करते हैं, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण लोगों को साथ साथ ले जाने की बात करते हैं, एक सतह पर रखने की बात करते हैं, तब हमें इस बात पर फोकस करना होता है कि हमारे उस विकास, हमारे उस शासन के मॉडल में कि हम सभी को लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसी को कहते हैं समावेशी शासन। के समक्ष क्या चुनौतियां और क्या उस चुनौतियों से लड़ने की हमारी नीतियां हैं, खासकर शासन के संदर्भ में, उसको करना है आपको लिपिबद्ध और लिखना है, कुछ शब्दों में आपको भेज देना है। अगला विषय है, 2 विषय और हैं, भारतीय संदर्भ में शासन, डिजिटल विभाग और अपवर्जन। 3 नए शब्द हैं इसमें, शासन, डिजिटल विभाजन, 2 शब्द हैं, लेकिन इसकी 2 विचारधाराएं नहीं है, एक से जुड़ा हुआ बताऊंगा। शासन, डिजिटल विभाजन और अपवर्जन। अपवर्जन नया शब्द नहीं है, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वे शब्द से परिचित होंगे, लेकिन साहित्य और सोशल साइंस के अन्य विषयों से विद्यार्थी इससे अपरिचित होंगे। शब्द से मैं इस शब्द को पहले बता देता हूँ। अपवर्जन यानी कि जब आप बोलते हैं किसी चीज़ का नया वर्जन आता है, या बोलते हैं किसी भी विचारधारा की एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं
किसी भी एक विचारधारा, एक समस्या पे एक नए विमर्श का जन्म होता है, उसको आप अपवर्जन से समझ सकते हैं। यानी कि भारतीय संदर्भों में भारत में जो शासन होता है उसका किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो गया है, यानी कि ई प्रोसेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक शासन आजकल चल रहा है। कोविड की वजह से नहीं, लोगों का पैसा बचता है, लोगों का समय बचता है, तो डिजिटल माध्यमों से चुनाव प्रचार भी करते हैं, वोट की अपील भी करते हैं और लोगों यानी कि जनता तक सरकारें अपना संदेश भी पहुंचाती हैं, अपना मैसेज भी पहुंचाती हैं। अपनी नीतियों के द्वारा क्या सरकारों ने प्राप्त किया, उन सभी का विवरण आज के समय में शासन प्रणाली में डिजिटल माध्यमों के द्वारा दिया जा रहा है। तो उससे निकला शब्द है डिजिटल विभाजन या शासन के अंदर आया हुआ डिजिटल विभाजन। इस शब्द को समझिएगा। विषय बताता हूं फिर से, भारतीय संदर्भ में शासन, डिजिटल विभाजन और अपवर्जन से, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी एक विमर्श, किसी भी एक नीति, किसी भी एक रणनीति और किसी भी एक अवधारणा का जब एक नवीन रूप हमें कई परिवर्तनों के साथ प्राप्त होता है तो उसे हम कह सकते हैं अपवर्जन। क्योंकि शासन पहले लोग बोलियों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से बिना लिपिबद्ध किए करते थे, फिर लेखन की कला आई तो वे लिखित रूप हो गया, उसके बाद टाइपिंग की व्यवस्था आई, डिजिटल मोड की व्यवस्था आई, उस मोड पर हो गया और अब आप आंखों से विजुअल के माध्यम से भी शासन को देखते सुनते समझते हैं और ऑडियो के माध्यम से भी शासन को देखते सुनते समझते हैं। और इस डिजिटल वर्ल्ड में समय की और पैसे की हर कोई कम से कम बचत करना चाहता है। तो उसी के दौर में ई गवर्नेंस नाम का शासन भी आपके समक्ष मौजूद है। इस विषय पे जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ थी मैंने बताने का प्रयास किया। इस जो वेब गोष्ठी है भारतीय समकालीन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और अभी शासन, याद रखिएगा भारतीय समकालीन राज्य व्यवस्था की बात कर रही है गोष्ठी। समकालीन राज्य व्यवस्था यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में गवर्नेंस कैसे चलती है, कैसे करती है शासन और क्या है उसको चलाने की रणनीतियां, चलाने के उपाय, उसकी बात कर रही है। इसी क्रम में अगला और लास्ट विषय है भारतीय राजनीति और शासन में चुनाव सुधार, समावेशी राजनीति, महिला सशक्तिकरण और अधिकार। 4 विषय हैं इस विषय में, उपविषय में 4 कीवर्ड हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पहला है चुनावी सुधार की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। दूसरा है समावेशी राजनीति, जैसा कि मैंने ऊपर भी एक आपको विषय बताया था, नौकरशाही समावेशी प्रतिनिधित्व की मांग वाले विषय से लगभग संबंधित ही एक कीवर्ड ये भी है। और अगला है इसी में राजनीतिक महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को राजनीतिक रूप से कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसकी बात करता है। और अगला है इसमें अधिकार, यानी कि चुनावी सुधार, समावेशी राजनीति, महिला सशक्तिकरण और अधिकार। इन सभी विषयों के इर्द गिर्द भारतीय राजनीति और शासन किस प्रकार चलता है, किस प्रकार से चलवाया जाता है और कौन लोग इसको रूल करते हैं और किन लोगों के लिए ये लाभप्रद और किन लोगों के लिए अंधकारमय होता है साबित। तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के द्वारा राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित 27 और 28 जुलाई को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार में आप सभी का स्वागत। 18 जुलाई तक आपको जो मैंने विषय बताए 7-8 उन विषयों पर आपको भेजना है अपना पेपर 300 शब्दों में। यदि पेपर होता है सिलेक्ट तो 20 जुलाई तक आपको अपने संपूर्ण पेपर का विवरण एक क्रमवार तरीके से आपको भेज देना है। कंफर्मेशन आपको आपकी ईमेल आईडी पर हो जाएगा प्राप्त। और नामांकन के लिए थोड़ी सी फीस रखी गई है, उसकी डिटेल मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक ईमेल आईडी मैंने दिया है, उसी ही ईमेल आईडी पर आपको अपने सभी प्रपत्रों को, चाहे फुल पेपर हो या आपका एब्स्ट्रैक्ट हो, उस पर आपको सेंड कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई समस्या हो, संस्थान के बारे में कुछ जानना हो, पर्टिकुलर टॉपिक्स के विषय में कुछ जानना हो, वेब गोष्ठी के प्रारूप के विषय में कुछ जानना हो, तो मैंने 4-5 फ़ोन नंबर दिए हैं अधिकारियों के नाम और पद के साथ, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि किसी से संपर्क ना कर पाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और
कुछ नियम मैं शायद बता दूंगा आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि 5000 शब्दों तक अपना पेपर को भेज सकते हैं। फुल पेपर को 300 शब्दों में भेजना है एब्स्ट्रैक्ट। गूगल मीट, जूम और फेसबुक पर आप इसको अटेंड करेंगे, इसको सुनेंगे सम्मेलन को और अपने प्रपत्रों को भी पढ़ेंगे। अगली चीज़, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में पेपरों को भेजा जा सकता है। याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपने पेपरों को भेजा जा सकता है। कुर्तीदेव 10 है, हिंदी का फॉन्ट साइज है 14। हिंदी के लिए कुर्तीदेव 10 है फॉन्ट साइज है 14। अंग्रेजी के लिए टाइम न्यू रोमन का है फॉन्ट और 12 का है फॉन्ट साइज। इस बात का याद रखिएगा। और हेड पॉलिटिकल साइंस @mgcub.ac.in इस ईमेल आईडी पर आपको अपने सभी प्रपत्रों को, सभी एब्स्ट्रैक्ट को सेंड करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैंने लिंक दिया है, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और उस ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको अपने पेपर जो आप एब्स्ट्रैक्ट भेजेंगे उसका विवरण आपको उसमें नहीं देना है, अटैच करना, लिखना नहीं है आपको। हाँ, कि जो ट्रांजैक्शन करेंगे आप, जो पेमेंट करेंगे आप, उसका प्रूफ आपको अटैच करना है रजिस्ट्रेशन के दौरान। इस बात का याद रखिएगा। और ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है। और जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा कर देंगे तो आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा। वह ग्रुप व्हाट्सएप का भी हो सकता है, टेलीग्राम का भी हो सकता है। उस ग्रुप पर आपको होना होगा ज्वाइन, क्योंकि उसी ग्रुप में आपको भविष्य की सेमिनार से संबंधित सूचनाएं होंगी प्राप्त। और कोई समस्या आती है तो करें मुझसे संपर्क, करें संस्थान से संपर्क। डिस्क्रिप्शन में जरूरी लिंक आपको दे दिए हैं। अंत में 30 सेकंड और, कोई भी समस्या है मेरे वीडियो में दिए गई सूचनाओं से संबंधित तो आप मुझसे संपर्क करें। कोई सूचना जो मैंने वीडियो में आपको दी है उससे यदि आप में कुछ उलझन पैदा होती है, अस्पष्टता पैदा होती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको लगती है मैंने दी है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो फ़ोन नंबर मैंने दिए हैं ये संस्थान के विषय में, संगोष्ठी के किसी प्रारूप के विषय में जानना समझना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पे कर सकते हैं संपर्क। आपने वीडियो को देखा और पसंद किया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, लाइक डिसलाइक दोनों करें। चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में यदि संभव हो तो अपना कोर्स ज़रूर लिखिए और अपना सेमेस्टर या ईयर कौन सा लिया है। अगर मास्टर्स के हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर है तो लिखिए, रिसर्च स्कॉलर हैं तो लिखिए। ये मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं भविष्य में कुछ महीनों के बाद वैसे ही वीडियो बनाऊंगा जैसे मेरे व्यूअर्स हैं। हर तरह की सूचना आप तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपके हित की सूचना पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। इसी क्रम में मैं आपसे अपील करता हूं कि अपना नाम, अपना कोर्स ज़रूर बताएं और कौन से ईयर या सेमेस्टर में हैं ये भी बताएं। और किसी पर कोई प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। आप कोई मुझसे सवाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो, सूचनाएं अच्छी लगी हूँ, फिर से कहता हूँ केवल सूचनाएं देता हूँ आपको, ज्ञान नहीं देता हूँ। मैं कोई ज्ञानदेव नहीं हूँ, ना ही रामदेव हूँ। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, सूचनाएं प्रदान करने वाला है, सूचनाएं आप तक पहुँचाने वाला केवल एक माध्यम हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कहना चाहें कह सकते हैं। वीडियो कर दिया है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।